जो टेस्ट कल हुआ जो पहला टेस्ट था बिहार स्पेशल का, और लगातार टेस्ट जाएंगे बिहार स्पेशल के, अलग अलग तरह के जो टॉपिक्स होंगे उनके, उन टॉपिक्स के टेस्ट जो हैं, उन टेस्ट के डिस्कशन आपको समय समय पर मिल जाएंगे ग्रुप में। और आज का जो टॉपिक है उसका डिस्कशन भी हम आप लोगों को दे रहे हैं। बिहार स्पेशल का पहला टेस्ट हम लोगों ने कल लिया था, ग्रुप में डाला गया था, बहुत कम बच्चों ने टेस्ट दिया है और आप हमारे ग्रुप से ऐड हो सकते हैं। उसके लिंक आपको दिए जाएंगे, आपके ग्रुप में डाल दिया जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमारे ग्रुप के लिंक्स होंगे। तो हम लोग अपने सारे क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से उसके बारे में फुल डिस्कशन देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, जो आगामी एग्जाम होने वाले हैं बीएसएससी का, जो कैंसिल हुआ था। बीपीएससी के एग्जाम में बिहार स्पेशल से क्वेश्चन आते हैं, बिहार एसआई का जो क्वेश्चन आएगा उसमें आएगा, या बिहार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम्स होंगे उन सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो आप लोग ध्यान से देखिए और इसको समझिए। बहुत कम नंबर्स आए हैं कुछ बच्चों के, कुछ बच्चों ने ज़्यादा नंबर लाए हैं, लेकिन हम लोग समझेंगे एक एक क्वेश्चन को अलग अलग। पहला क्वेश्चन है, बिहार में 2005-06 से 2014-15 के मध्य किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है? सर्वाधिक वृद्धि मतलब ये कि किस क्षेत्र ने ज्यादा उन्नति की है इस दौरान, किस क्षेत्र ने ज्यादा अपना योगदान दिया है बिहार के विकास में। ऑप्शन है आपके कृषि, बैंकिंग, रजिस्टर्ड विनिर्माण और परिवहन। उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये सिर्फ ऑप्शन जो है वो आपको बीपीएससी के एग्जाम में दिखाई देगा, बाकी के एग्जाम में 4 ही ऑप्शन रहेंगे, इसलिए एक ऑप्शन जोड़ दिया गया है सिर्फ, और कोई बात नहीं है। तो कुल मिलाकर के अगर इसकी जानकारी चाहिए हम लोगों को, तो इसका सही जवाब होगा रजिस्टर्ड विनिर्माण। ये क्या होता है? ये होता है ये कि कच्चा माल जो कहीं पे बनता है, कच्चा माल कहीं से लाया और उसको बड़े पैमाने पर उसको तैयार माल तैयार किया गया, मतलब जो उसको बाजार में बेचा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बाजार में बेचने के लिए उपयोग में आता है, कभी कभी खुद के उपयोग के लिए भी इसका निर्माण किया जाता है और बाद में इसका निर्यात भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उसी को रजिस्टर्ड विनिर्माण कहा जाता है। कृषि, बैंकिंग को तो आप समझ ही रहे हैं, परिवहन का समझ ही रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो इसका सही जवाब है वो है सी, रजिस्टर्ड विनिर्माण। दूसरा, प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? प्रति व्यक्ति आय के अनुसार मानदंड जो है उसके अनुसार बिहार का कौन सा जिला जो है वो सबसे गरीब है? तो इसमें जो 4 जिले आपको दिए गए हैं, बेगूसराय, मधेपुरा, सुपौल और शिवहर। तो इसमें शिवहर जो है वो सबसे प्रति व्यक्ति कम आय वाला जिला है। इस दौरान जो आर्थिक सर्वेक्षण किया गया उसके दौरान ये पता चला कि शिवहर जो है वो सबसे कम आमदनी वाला जिला है, प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है। और सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है ये बताइए? सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है पटना। ठीक है, ऐसा नहीं कि पटना में गरीबी नहीं है, पटना में भी गरीबी है, पूरे बिहार में गरीबी है, लेकिन शिवहर सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है और सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला जिला पटना है। पूरी तरह से नगरीकृत है, इसलिए भी वहां पर प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है। अगला प्रश्न, आप लोग इसमें कोशिश कीजिएगा, घर पे जाइएगा, आप लोग अपने अपने बुक्स निकालिएगा, कितनी कहाँ की प्रति व्यक्ति आय है ये देख लीजिएगा। नेट पे सारा कुछ अवेलेबल है। प्रति व्यक्ति आय पटना की कितनी है ये बताना है आपको, और शिवहर की कितनी है ये बताना है आपको कमेंट में, ग्रुप के कमेंट में बताइए, चाहे जहां बताना है बताइए। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध है, देखिए जीविका का गठन ही हुआ इसी के लिए। 2 अक्टूबर 2007 को 2 अक्टूबर 2007 को जीविका का गठन किया गया था। ठीक है ना, इसका गठन ही किया गया था कि छोटे छोटे समूह बना करके महिलाओं के, गांवों में, ग्रामीण इलाकों में, जो पिछड़े इलाके हैं या शहरों में भी, जहां पे महिलाओं का समूह बनाया जा सकता है, उनको गरीबी से मुक्त किया जा सकता है। और यहाँ पे कई लोग इसमें कंफ्यूजन करके गरीबी उन्मूलन से कर देते हैं। गरीबी उन्मूलन से संबंधित ये नहीं है, इसमें यह किया गया कि गरीबी से मुक्त करने के लिए लोगों को रोजगार बढ़ाया जाए। तो इसके लिए जीविका बनाई गई। इसमें लोग समूह बनाते हैं, स्वयं सहायता समूह बनाते हैं, समूह बनाने के बाद अपने यहाँ कुछ प्रोडक्शन करते हैं और उससे उनको रोजगार मिलता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रोजगार सृजन से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तक हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं हम लोग। बिहार में SPUR एक परियोजना है, SPUR परियोजना, इसका संबंध किससे है? ठीक है, SPUR परियोजना का संबंध किससे है? तो आप पहले समझ लीजिए इसको अच्छे से। बिहार में ये परियोजना क्या है? शहरी सुधार के लिए जो सहायक कार्यक्रम चल रहा है, शहरी सुधार के सहायता कार्यक्रम, उसके तहत ये SPUR परियोजना तैयार की गई है। क्या किया गया है? शहरी सुधार, शहरी सुधार
के लिए सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत ये परियोजना लाई गई है। सहायता कार्यक्रम से संबंधित है ये परियोजना। और इसका क्या काम करना है, क्या करना है कि निजी निवेश को बढ़ावा दे करके नगर निकाय जितने भी हैं उनकी वित्त स्थिति को मजबूत करना है, और ताकि वो अपने आप को ज्यादा से ज्यादा स्वावलंबी कर सकें और अपना विकास कर सकें। अभी तक 29 शहरी स्थानीय निकायों में इसको लागू करने की योजना है पूरे बिहार में। ठीक है, तो SPUR परियोजना का संबंध किससे है? नगर निगम के वित्त से। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की, राजमार्गों की यहां पे होगा, यहां गलती हो गया है, राजमार्गों की कुल लंबाई है पूरे बिहार की अगर बात करें तो यहां पे जितने भी NH हैं उन सब में सबसे लंबा, उनमें कुल लंबाई जो है उनकी 4595। देखिए रोज राजमार्ग बन रहे हैं तो रोज कुछ ना कुछ लंबाई बढ़ ही रही है, तो अपडेट होते रहिएगा। लेकिन जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था उसके दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 4595 किलोमीटर बताई गई है अभी तक, और इसी को भी मान के चला जा रहा है। अगर हम यहाँ इसके संदर्भ में और सब बात करें तो बिहार क्या है, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 से जुड़ा है। राष्ट्रमार्ग और जलमार्ग दोनों अलग चीज होता है। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 से जुड़ा है बिहार, ठीक है ना, जिसका एक पटना में टर्मिनल भी है, पटना में टर्मिनल है। ये सब चीज याद रखिएगा, प्रश्न बदल के भी पूछ सकता है। राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई इतनी है। बिहार किस राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ा है? जलमार्ग नंबर 1 से जुड़ा है, ठीक है ना। ठीक, और कहाँ कहाँ टर्मिनल है इसका जलमार्ग नंबर 1 का? हल्दिया में, कोलकाता में, पाकुड़ में, फरक्का में, सब जगह पे है। यहाँ 43 NH है पूरे बिहार में। 43 नेशनल हाईवेज की बात है, ठीक है ना। और सबसे लंबा पूरे बिहार में जो सबसे लंबा NH है वो NH 31 है, और सबसे छोटा NH 133B, ये सबसे छोटा NH है। तो राष्ट्रीय राजमार्गों के संबंध में हम लोग को ये याद रखना है कि 4595 किलोमीटर कुल लंबाई है। टोटल 43 NH है पूरे बिहार में, जिसमें NH 31 जो है, नेशनल हाईवे नंबर 31 है, वो सबसे लंबा है, और सबसे छोटा है NH 133B, छोटा है NH 133B, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग है। देखिए यहाँ ऑप्शन अगर देख रहे हैं आप लोग तो इस ऑप्शन, ये पहले का है, ये 2014-15 का इसमें ऑप्शन दे दिया गया है। ये 2014-15 में एक 203 किलोवाट था, ये वाला जो सही जवाब था। इसके संदर्भ में जवाब ये हो जाएगा अगर हम ये 4 ऑप्शन को छोड़ दें। ये 4-5वां ऑप्शन की बात करें BPSC के लिए तो उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक इसका जवाब होगा। ग्रुप में जो ये जो टेस्ट दिया गया उसमें सही जवाब ये दिया गया है, वो 4 ऑप्शन के संदर्भ में है। अगर 4 ऑप्शन में यही 4 ऑप्शन है तो फिर ये देंगे, क्योंकि 2014-15 में यही था। अभी के टाइम पे जो है वर्तमान में बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत जो है, प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत जो है वो है 350 किलोवाट आवर, ठीक है ना। 350 किलोवाट आवर है ये आपका ऊर्जा का खपत। 203 14-15 में था। अगर 4 ऑप्शन में रहेगा यही सब, ये नया ऑप्शन नहीं रहेगा तो ये मार देंगे। अगर नहीं ऑप्शन, ये 5वां ऑप्शन है तो 5वां ऑप्शन में चला जाएगा, क्योंकि खपत कितनी है 350। आप याद रखिएगा इस चीज को। इस ऑप्शन जो टेस्ट है उसमें ऑप्शन ये सही दिया गया है, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में सही ऑप्शन 350 होगा, ठीक है। आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है जो अब आ जाते हैं हम लोग, ये तो करंट से था। अगला प्रश्न जो है हमारा हिस्ट्री से है। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था 3 फरवरी 1900 ईस्वी को, ठीक है। बिरसा को कब सोते हुए पकड़ा गया था? 3 फरवरी 1900 को। ये तो फैक्ट है, इसमें तो कुछ विशेष कहानी है नहीं। ग्रुप में आपके बिहार स्पेशल का पूरा नोट्स डाला हुआ है, आप लोग उस नोट्स को पढ़िए और पढ़ करके देखिए कि बिरसा के संबंध में पूरी जानकारी उसमें लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई है। किस यूरोपियन नील बगान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ, किसने यूरोपियन नील बगान मालिकों के द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? बहुत ही पसंदीदा प्रश्न है BPSC और अन्य आयोग का, ये हमेशा पूछता है। राजकुमार शुक्ल साहब थे, इन्होंने ही जो दिसंबर 1916, याद करिएगा डेट, दिसंबर 1916 में हुआ था लखनऊ अधिवेशन। यहीं पे बिहार के प्रतिनिधि बनकर के गए थे, चंपारण के नील किसानों के प्रतिनिधि बन के गए थे। कौन? बिहार से प्रतिनिधि थे राजकुमार शुक्ल। बहुत ही जबरदस्त आदमी थे, लाजवाब आदमी थे। इन्होंने क्या किया कि महात्मा गांधी से मिले और उन्हें बताया कि इस तरह से वहां पे हो रहा है। महात्मा गांधी ने कहा बाद में मिलिए हमसे, लेकिन ये पीछा नहीं छोड़े और पीछे चलते रहे। लास्ट में 1917 में महात्मा गांधी को चंपारण जाना पड़ता है और वहां आंदोलन करते हैं। लास्ट में उन लोगों को उससे, वहां के नील किसानों को उससे मुक्ति दिलाते हैं।
अगला प्रश्न है हमारा, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन बचे थे? ये भी बीपीएससी का बहुत पसंदीदा क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है। जयप्रकाश नारायण थे वो। जयप्रकाश नारायण ने अपनी परीक्षा के 20 दिन पहले असहयोग आंदोलन जो चालू हुआ था उसमें अपना पढ़ाई छोड़ दिया और पटना कॉलेज छोड़ करके आंदोलन में कूद पड़े थे। प्रश्न नंबर 10 की तरफ चले हम लोग। अखिल भारतीय, ये देखिए जितना भी क्वेश्चन है इतिहास से जुड़ा हुआ, ये सीधे नोट्स आप पढ़ेंगे, इसमें विशेष कुछ जानकारी लेने लायक नहीं है। जो जानकारी होगी जो विशेष देने लायक वो हम आपको देंगे। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े? शिलभद्र याजी थे जो सुभाष चंद्र बोस के साथ जुड़े थे INA आंदोलन के लिए और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए। याद रखिएगा, शिलभद्र याजी। ऑप्शन है आपके जयप्रकाश नारायण, वैकुंठ शुक्ल, रामनारायण प्रसाद और शिलभद्र याजी। अब आइए, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? अब देखिए, असहयोग आंदोलन के 20 दिन पहले, अपना परीक्षा के 20 दिन पहले कौन छोड़ा? तो जयप्रकाश नारायण। अपना लाभप्रद वकालत कौन छोड़ा? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही अपना लाभप्रद वकालत छोड़ा। अब देखिए, जयप्रकाश नारायण के बारे में तो जान ही गए, वहां पे बाद में इनको लोकनायक भी कहा गया। राजेंद्र प्रसाद ने अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी असहयोग आंदोलन के चलते। आइए सहजानंद सरस्वती के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आप याद रखिएगा, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन इन्होंने किया था और अध्यक्ष भी बने थे। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन सहजानंद सरस्वती किए थे। प्रश्न पूछ सकता है कभी भी, कहाँ किए थे? लखनऊ में किए थे। ठीक है, किसान सभा और किसान आंदोलन से जुड़े रहे हैं ये हमारे सहजानंद सरस्वती साहब जो हैं, वो हमेशा किसान सभा और किसान आंदोलनों से जुड़े, उनका नाम आता है। ये इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, ब्रह्मर्षि वंश विस्तार, जो बहुत ही फेमस हुआ है। भूमिहार ब्राह्मणों को लेकर के ये किताब लिखी गई थी, ब्रह्मर्षि वंश विस्तार। इसमें यह दिखाया गया है किस प्रकार से जाति वंश में बटे हैं लोग, किन किस जाति का किस प्रकार से वंश विस्तार हुआ है, वो इन्होंने लिखा है। ये खुद स्वयं भी भूमिहार जाति से आते थे, इसलिए किसानों के प्रति, चूंकि भूमिहार किसान होते हैं तो उनको किसानों के प्रति अत्यंत लगाव था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी खास जाति के प्रति इनका लगाव था, ये सभी जाति के लोगों को अपने साथ लेकर के चलते थे। राजकुमार शुक्ल के बारे में जो सुन ही लिया आगे कि पीछे ही कि ये चंपारण से जुड़े थे। आइए थोड़ा सा प्राचीन कालन के इतिहास से हम लोग थोड़ा सा आते हैं। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? अब देखिए, नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला, इनमें पुराना सबसे कौन था बताइए? इनमें सबसे पुराना तक्षशिला था, अभी पाकिस्तान में है। ये कहाँ है? भागलपुर में। ये कहाँ है? नालंदा में। नालंदा कहाँ है? बिहार शरीफ में। इसी बिहार शरीफ में एक उदंतपुरी, सिर्फ नालंदा से 10 किलोमीटर की दूरी पर उदंतपुरी था। यह उदंतपुरी एक विश्वविद्यालय था। ठीक है, इसको कौन स्थापना किया उदंतपुरी विश्वविद्यालय का? प्रथम पाल नरेश। प्रथम पाल नरेश किसने? गोपाल ने। गोपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय को भी बहुत दान दिया था। ठीक है ना, तो प्रथम गोपाल ने 7वीं शताब्दी में उदंतपुरी शिक्षा केंद्र का स्थापना किया था। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिहार। ठीक है, आगे बढ़े हम। आप लोग को समझ में आ रहा है सब? ठीक है। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बख्तियार। अब देखिए, मलिक इब्राहिम, इल्तुतमिश। प्रश्न है इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी, अली मर्दान खिलजी। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिएगा इसमें। मलिक इब्राहिम को तो छोड़ दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इल्तुतमिश के लिए आइए, बारी बारी सब लोग देख लेते हैं, सही जवाब समझ में आ जाएगा। इल्तुतमिश जो था वो ममूलक वंश का था। किस वंश का था? ममूलक वंश का। हम डिस्कशन कर रहे हैं तो पूरा सारे ऑप्शंस का डिस्कशन भी हम लोग का चलते रहेंगे। इसके साथ और क्या जुड़ा हुआ है, ध्यान से देखिए। शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला पहला शासक, शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला पहला शासक। एकदम ध्यान दीजिएगा, समझते रहिएगा। इसने 2 तरह का चलाया था सिक्का, चांदी का टक्का कितना ग्रेन का था? याद कीजिए, 175 ग्रेन का। प्रश्न पूछता है कितने ग्रेन का था? 175 ग्रेन का। और तांबे का जीतल पूछेगा,
जीतल किस धातु का बना होता था? तांबे का जो चलाया था सिक्का उसका नाम था जीतल, और चांदी का जो चलाया था उसका नाम था टका। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए बख्तियार खिलजी के बारे में जान लीजिए। बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी के साथ आया था। ये मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था जो यहाँ गुलाम वंश का पहला राजा बना? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक उसका सेनापति था, मतलब उसका गुलाम था बख्तियार खिलजी। तो जब यहाँ गौरी आया उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को राजा बना दिया, तो बख्तियार खिलजी घूमने निकल गया कि अब हम जा रहे हैं, जीतेंगे। ठीक है, और उसके बाद जाकर के नालंदा का भी ध्वंस किया, ओदंतपुरी का भी ध्वंस उसी ने किया, विक्रमशिला को तोड़ा, जितने भी यहाँ पे पुराने चीजें थी उन सबको बर्बाद कर दिया। और फिर बाद में बिहार और बंगाल के आसपास के एरिया पर इसने अपना शासन स्थापित किया, और इसने वहां पे मतलब शासन क्या स्थापित किया, कुल मिलाकर के वहां के लोगों को अपने कब्जे में कर लिया। सेन वंश का एक राजा था बंगाल में। सेन वंश का राजा था, मात्र 18 को सैनिक, बख्तियार खिलजी मात्र 18 सैनिक को लेकर के और खुद उसके महल में घुस गया। अब महल में घुसने के बाद ऐसा लूटमार मचाया कि पूरे उतना बहादुर होने के बाद भी वो उनको लगा, जो सेन राजा थे उनको लगा कि ये तो पूरा का पूरा अफगानी सैनिक ही यहाँ आ गए हैं, तुर्की सैनिक यहाँ आ गए हैं, तो हम लोग भाग जाते हैं। वो पिछले दरवाजे से भाग गए, उनकी सारी पत्नी पर ही कब्जा कर लिया, उनके सारे बच्चों को कब्जा कर लिया बख्तियार खिलजी, सिर्फ 18 सैनिक के दम पर। तो सोच लीजिए कि कितना चालाक ये लोग हुआ करता था। तो बख्तियार खिलजी ने ही पहले बिहार को लूटा था। कर्नाट वंश, देखिए कर्नाट वंश का बहुत वर्णन आते रहता है, हमेशा हमेशा इसका प्रश्न उठता है हमेशा यहाँ पे। ठीक है ना, मिथिला में कर्नाट वंश था, इसको कर्नाट वंश को सिमराव वंश भी कहते हैं कहीं कहीं। कर्नाट वंश का नाम है सिमराव वंश, क्योंकि सिमरावगढ़ में इनका राजधानी था। या फिर इनको देव राजवंश भी कहा जाता है, देव राजवंश। कर्नाटक मतलब कर्नाटक मत चल जाइएगा। 1097 ईस्वी में इसका स्थापना होता है, और कर्नाट वंश का पहला शासक जो था वो था नान्यदेव। अंतिम शासक था कौन? हरि सिंह देव, ये प्रथम था, और अंतिम था हरि सिंह देव। इसका भी बहुत कहानी है, कभी आप पढ़ें इसको जाकर के, तो प्राचीन काल के इतिहास में इसको पढ़ सकते हैं। जब इसका प्राचीन काल के इतिहास का फाउंडेशन बैच में क्लास स्टार्ट होगा तो आप लोग वहां ज्वाइन कर लीजिएगा, सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी। 15 नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया? पहले ही बता चुके हैं, बख्तियार खिलजी। ठीक है, अभी कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? गुलाम वंश का था, गयासुद्दीन तुगलक का बेटा था, गुलाम वंश का पहला राजा था। मोहम्मद बिन तुगलक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक का बेटा था। अलाउद्दीन खिलजी कौन था? बख्तियार खिलजी का भतीजा था। इसका सही जवाब क्या होगा? नालंदा विध्वंस किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? चलिए तो बता ही दिए हैं, हरि सिंह देव। ठीक है, राजनीति रत्नाकर के लेखक कौन है? राजनीति रत्नाकर के लेखक कौन है? देखिए, राजनीति रत्नाकर के लेखक कौन है? चंदेश्वर है। ठीक है, चंदेश्वर है। इसमें और ऑप्शन दिया हुआ, विद्यापति। विद्यापति की कौन कौन सी, और विद्यापति के भी जो इंपॉर्टेंट है वो कीर्तिलता और कीर्ति पताका, याद रखिएगा, हमेशा पूछता है। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, याद रखिएगा। उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? मौलिक कवि। मौलिक कवि हैं, उद्वंत प्रकाश के लेखक हैं मौलिक कवि। परमल, देखिए परमल कोई, यहाँ चंदेल राजवंश के राजा थे, ये चंदेल राजवंश के एक राजा थे, बहादुर राजा थे। यहाँ नाम आ गया तो इसलिए हम आपको बता देते हैं। ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट उतना पूछता है। 1165 से लेकर के 1203 के आसपास का है। विद्यापति के बारे में बता ही दिए, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन थे? मौलिक कवि थे। आइए, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? आइए, ये प्रश्न अब आ गया आपका थोड़ा मोड़ा ज्योग्राफी से। देखिए ऑप्शन क्या क्या है। ऊपरी गंगा नहर, ऊपरी गंगा नहर, ऊपरी गंगा नहर से कौन सी नहर कहां से निकलती है बताइए? ये हरिद्वार के निकट, गंगा के दाहिने किनारे से निकलती है, हरिद्वार के निकट निकलती है। ठीक है ना, लेकिन ये इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश में सारी सिंचाई इनकी उत्तर प्रदेश में की जाती है। ठीक है, हरिद्वार के निकट निकलती है, दाहिने साइड से। इसका कुल लंबाई 8800 किलोमीटर है, 8800 मीटर है। ठीक है, उसके बाद त्रिवेणी नहर। त्रिवेणी नहर कहां है? गंडक नदी पे है। त्रिवेणी नहर कहां है? गंडक नदी पे। ठीक है ना, अब पूरा चंपारण का जिला इससे सिंचाई होता है, चंपारण में सिंचाई होता है। तो यही एक है जो बिहार का है। बाकी शारदा नहर जो है वो भी कहां है? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर।
उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है शारदा नहर। ठीक है, शारदा नदी पे है और ये आपका इसका जो नेपाल, भारत नेपाल के सीमा के पास में शारदा नदी है, वहीं पे है। ठीक है ना, उसी पे इसको बनाया गया है। ठीक है, और पूर्वी यमुना नहर, पूर्वी यमुना नहर यमुना नदी पर है। यूपी के भी ये भी यूपी का ही है, ये भी यूपी का, सब यूपी का है। यमुना नहर है, ये हथनी कुंड बैराज से निकली है। याद रखिएगा, हथनी याद ही रहेगा, हथनी कुंड बैराज से निकली है। तो कुल मिलाकर देखते हैं, ऊपरी गंगा नहर यूपी का नहर, शारदा नहर भी यूपी का नहर, पूर्वी यमुना नहर भी यूपी का नहर। तो एक त्रिवेणी नहर बचा जो बिहार कर करता है, यानी कि बिहार में क्षेत्र में सिंचाई होती है त्रिवेणी नहर से। निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग घिरा है? अगर बिहार का आप मैप देख रहे हैं, अगर आपको बिहार का मैप थोड़ा सा दिखाई दे रहा है तो आपको समझ में आएगा कि किधर से कौन जाएगा। ये देखिए, ये उत्तर का इधर एरिया हो गया, सोमेश्वर का तो इधर ही होगा, उत्तर में है सोमेश्वर की। अगर पहाड़ी क्षेत्र है तो सोमेश्वर किसका हिस्सा है? हिमालय का हिस्सा है। तो हिमालय किधर है? उत्तर में, तो उत्तरी में होगा जब होगा ना। तो यहाँ पे देखिए, अब कैमूर कहाँ है? तो कैमूर है यहाँ पे, इस जगह के आसपास कैमूर है। मैप को अगर आप लोग देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, कैमूर यहाँ है। ठीक है, आई है रोहतास। ठीक है, ये है आपका रोहतास के बाद ये औरंगाबाद, ये है गया। ठीक है ना, ये है नवादा। हम लोग को उतना ही चलना था, आगे जरूरत नहीं है हम लोग को। ठीक है ना, ये हो गया आपका अरवल, यहाँ पे ऐसे अरवल। ठीक है, इसके ऊपर हो गया यहाँ पे नालंदा, ये जहानाबाद है, ये जहानाबाद है, यहाँ है नालंदा। तो अब देखिए, उत्तर क्या प्रश्न पूछता है? उत्तर पश्चिमी भाग, उत्तर पश्चिमी भाग तो यही ना हुआ। तो क्या सोमेश्वर यहाँ पे है? तो सोमेश्वर सही हो जाएगा। कैमूर का पठार होगा तो ये हो ही नहीं सकता है। नवादा में अगर पठार है तो यहाँ हो ही नहीं सकता। राजगीर आपका देख लीजिए, नालंदा यहाँ पे तो हो ही नहीं सकता। तो कुल मिलाकर के इसका सही जवाब क्या होगा? सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी। एक बार आप मैप देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कौन कहाँ पे है, तो समझ में आपको ऐसे भी आ जाएगा। तेल नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? देखिए, तेल नदी सहायक नदी है महानदी का। महानदी का बहुत सारा सहायक नदी, उसमें से एक तेल नदी महत्वपूर्ण है। बागमती की सहायक नदी का बात करें तो इसमें है लाल बकैया, लखनदेई, और देखिए चकनाहा है, सिपरीधार है, ये सब है इसका ठीक है नदी। गंडक के, भाई गंडक के लिए महत्वपूर्ण बात अभी हमको बताना जरूरी है, इसका नाम है नारायणी नदी। गंडक को नारायणी नदी भी बोला जाता है क्योंकि इसमें शालिग्राम पत्थर बड़ी मिलता है। अभी याद कीजिएगा, अभी राम मंदिर में, जो राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है, उसमें राम जी की मूर्ति या गर्भगृह में रखने के लिए, मूर्तियों को बनाने के लिए इसी नदी से शालिग्राम पत्थर का 2 आया है, 2 शालिग्राम पत्थर लाए गए हैं अयोध्या, नेपाल के काली गंडक नदी से। गंडक नदी नेपाल में भी है, काली गंडक नदी से ये अयोध्या में लाए गए हैं राम मंदिर और शालिग्राम। राम मंदिर को बनाने के लिए शालिग्राम के 2 बड़े पत्थर अभी हाल में ही आए हैं। नारायणी नदी 6 करोड़ साल पुराने पत्थर, ये भी याद रखिएगा, 6 करोड़ साल पुराने पत्थर हैं ये, 1-2 दिन का पुराना नहीं है। नारायणी नदी है। नारायणी नदी को गंडकी नदी भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी सहायक नदी में है काली, सब नेपाल में है, त्रिशूली, ये सब इसकी सहायक नदी है। ठीक है ना, शालिग्राम पत्थर के लिए प्रसिद्ध है गंडक नदी। कमला नदी की कौन कौन से सहायक नदी हो सकता है? तो कमला नदी का है ढोरी, भूतही, नाम लग रहा है कि अथी है बलान, ये सब है। ढोरी भूथी नहीं लग रहा है कि भूताहा फिल्म का कोई कहानी हो रहा है, ढोरी भूथी। चलिए ठीक है, 22वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित जिलों में 2001 से 11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई? देखिए 1 से 11 यानी 2011 में जनगणना हुई है, उसके बाद अभी तक जनगणना नहीं हुई है। 2021 में होनी थी, कोविड के चलते कैंसिल हो गई है। बिहार में अभी जातिगत गणना चल रही है, याद रखिएगा, बिहार में जातिगत गणना, ये जनगणना नहीं है, जातिगत गणना है। जाति के आधार पर गणना की जा रही है, कितने कितने लोगों को जातिगत गणना, कौन कौन जाति के, किस जाति के लोग हैं। आप इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, एक इस करंट अफेयर से बहुत भयानक क्वेश्चन बनेगा इसका, जातिगत गणना का। अभी तक कुछ आंकड़े तो आए नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी कब इसका बैठक हुआ, कब क्या डिसीजन हुआ, कितना पैसा आवंटित किया गया, ये सब इसके बारे में जानना आपको जरूरी है। तो यहाँ देखते हैं हम लोग, सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई है मधेपुरा में, और सबसे कम जनसंख्या की वृद्धि हुई है
गोपालगंज में। याद रखिएगा, आज हम आप लोगों को बिहार से संबंधित एक पीडीएफ डाल देंगे ग्रुप में, जिसमें बिहार से रिलेटेड सारा चीज है। दृष्टि का है, वो दृष्टि आईएएस एकेडमी का वो पीडीएफ है, उसको हम डालेंगे आपके ग्रुप में। आप उसमें बिहार से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, कितना जात, सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि तो सर्वाधिक साक्षरता, सारा कुछ उसमें दिया हुआ है। याद करना आपका काम है, देखना आपका काम है। डिस्कशन भी उसके ऊपर हम अगर आप चाहेंगे तो हम कर दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप लोगों को डाल दिया जाएगा। हर चीज पे डिस्कशन करना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अकेले ही हम सब कुछ कर रहे हैं। आइए, बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम वस्त्र उत्पादक केंद्र है? अच्छा, रेशम का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है, तो ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन है मोतीपुर। मोतीपुर याद रखिएगा, चीनी के लिए प्रसिद्ध है, चीनी मिल के लिए। मोतीपुर किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? चीनी मिल के लिए। ठीक है। बंजारी सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है, बंजारी सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। भागलपुर सिल्क रेशम, रेशम के लिए प्रसिद्ध है। डालमिया नगर भी सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। या लुगदी उद्योग भी था डालमिया नगर में, कागज वागज बनता था पहले, अब तो सब खत्म हो गया, डालमिया नगर में कुछ है नहीं वैसे, लेकिन सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? भागलपुर। हमेशा याद रखिएगा, भागलपुर सीमेंट रेशम के लिए, रेशम सिल्क रेशम के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित स्थानों में भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है? मोकामा में भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड है स्थित है। जमालपुर में रेल इंजन का कारखाना है, रेल इंजन का कारखाना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पर समझ में आ गया, भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है? मोकामा में, बिहार में पड़ता है। आइए, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में अंतिम प्रश्न। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है? तो देखिए, 77 किसको जोड़ता है? हाजीपुर को सोनबरसा से। हाजीपुर सोनबरसा, सोनबरसा कहाँ है? भारत नेपाल सीमा के पास। ठीक है। 84 आरा से बक्सर। 80 भागलपुर से मिर्जा चौकी। 85 छपरा से गोपालगंज। समझ में आया? सही जवाब क्या हो जाएगा? ये राष्ट्रीय राजमार्ग क्रम संख्या 85 ही छपरा को गोपालगंज से जोड़ती है। तो कुल मिलाकर के ये सारा आपका हो चुका है। 2500 क्वेश्चन का डिस्कशन हो चुका है। कैसा लगा डिस्कशन? आपको समझ में नहीं आ रहा है, दोबारा सुनिए, और ये इंपॉर्टेंट है, और इसको आप लोग जम करके पढ़िए, और हमारे चैनल को लाइक भी कीजिए अगर अच्छा लगता है तो। और आज का टेस्ट, फिर जो आज टेस्ट होने वाला है, उस टेस्ट के लिए तैयारी कीजिए। बीएसएससी बिहार स्पेशल टेस्ट नंबर 2 आपके लिए आज चला जाएगा 2 बजे दिन में। तब तक आप लोग तैयारी कीजिए, मन से पढ़िए, और एग्जाम्स के लिए जबरदस्त तरीके से प्रिपेयर कीजिए।